हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आगे एक नया टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लास 12th। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं इससे पहले समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वीडियो आपने अच्छे से देख ली है तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे, और उससे पहले मैंने अपलोड की थी आपके लिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के, तो दोनों वीडियो देख कर आओगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। चलिए बात करते हैं कंडीशन अभी हमारा है क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारी होती क्या है समझ लेते हैं। वैसे ही है क्या, एक तरह से कंडीशन प्रोबेबिलिटी का ही थोड़ा सा आगे का पार्ट है। अगर कंडीशन प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ रखी है तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी। समझ के देखते हैं है क्या ये। मान लेते हैं हमारे पास 2 इवेंट्स हो रहे हैं, 2 इवेंट्स आपके पास हो रहे हैं। लेट कर लेते हैं इसमें E एंड F आर 2 इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं इस बारे में हम बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं इवेंट्स क्या होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है आपसे कि आपके इवेंट E और F दोनों एक साथ हो रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। मतलब क्या ये क्या कहती है आपकी इवेंट E इंटरसेक्शन F, मतलब क्या E एंड F आर occur बोथ टुगेदर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इसकी हमने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। इसके मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। वहाँ हम करते थे PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, उससे भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला फिर जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो किस पर बेस्ड है, ऑन कंडीशन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस पर बेस्ड है, ऑन कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझना। अगर हम E इंटरसेक्शन F निकालना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि E और F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो एलिमेंट एक साथ हो रहे हैं, और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड F बोथ occur ऑल टुगेदर। जब दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हो तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझना है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैसे यहाँ कैसे आएगा। अब इवेंट E इंटरसेक्शन ऑफ कैस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब इवेंट ऐसा कुछ हुआ होगा, पहले इवेंट E हो चुका होगा। मान लेते पहले इवेंट E पहले हो चुका है, तो पहले इवेंट E की प्रोबेबिलिटी। अब जब इवेंट E हो चुका है, इवेंट E पहले हो चुका है, ठीक है। अब आपको याद होगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, जब एक इवेंट पहले हो चुका था दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालते थे। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या थी, याद है, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या थी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन अनदर इवेंट हैज़ ऑलरेडी occurred। ठीक है, तो अब हमें इवेंट E हो चुका है, F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या होगी ये हो जाएगी P F अपॉन E। तो ध्यान से समझो। अब आप फॉर्मूला का देखोगे, आप P F अपॉन E का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखना। आपको याद होगा P F अपॉन E का फॉर्मूला क्या था हमारा, F अपॉन E। मैंने मना किया था ऐसे बोलते नहीं है, बोलने का तरीका क्या होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन E हैज़ ऑलरेडी occurred। फॉर्मूला क्या था इसका, PE इंटरसेक्शन F अपॉन कितना PE, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ से क्या करा, यहाँ से मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, ये अपॉन में था, कहाँ गया इसकी मल्टीप्लाई। ऐसे सिंपल समझ सकते हो आप इसे। बाकी इतना डीप समझोगे तो डीप मैंने बताया, डीप कैसे बताया आपको मैंने, कि पहले हम मान लेते हैं कि इवेंट E पहले हो चुका है, हमें निकालनी है। अब दोनों इवेंट एक साथ होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इवेंट F कैसे, इवेंट F होगा, अब इवेंट F कब होगा, जब E पहले हो चुका है। तो वो कैसे निकालेंगे, F प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन E हैज़ ऑलरेडी occurred। तो ये फॉर्मूला आपका आएगा कंडीशन, ये फॉर्मूला किसका है आपका, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ ऑन प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते थे हम, अगर हम मैं ही मान लूँ यहाँ पर E पहले हो चुका है, मैंने ही मान लिया। अब ये मान लें कि F पहले हो चुका है, F पहले हो चुका है। अब जब F हो चुका है तो अब जब पहले F हो चुका है, अब बात किसकी करें, E की कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, PE बाय F या PE गिवन F। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको इसी का होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का। बात देखिए कैसे भी लिख लो आप, दो इवेंट होने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को एक साथ निकालनी है, तो आप और उनकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होगी, PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PF डॉट PE अपॉन F, या फिर PE इंटरसेक्शन F इक्वल कितना, PE डॉट PF अपॉन E। दो फॉर्मूले हैं, कोई से अप्लाई करो। बात देखिए, रटने की जरूरत नहीं है कि हमें E पर यहाँ E आएगा, यहाँ F अपॉन E आएगा, बैठ के रटना नहीं है आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर इवेंट E आ गया तो F अपॉन E आएगा, अगर F आ गया तो E अपॉन F आएगा। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर यहाँ याद रखा था
जब एफ अपॉन ई था तो यहाँ पर पी ई आया, और जब यहाँ पर पी ई अपॉन एफ आया फॉर्मूला क्या होना था, यहाँ सेम था, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना पी एफ। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो इस वाले फॉर्मूले से तो ये बना, इससे ये बना, आप ऐसे कह सकते हो। क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे इसके, अब नोट डाउन करिए इनको, फिर हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर और फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी एक्सरसाइज में 30.2 में एक टॉपिक हमारे पास आ रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट का थोड़ा सा बता दिया था, लास्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जब मैंने इवेंट के सारे टाइप बताए थे। आपको याद होगा सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ए और बी, ए एंड बी, बहुत सारे मैंने इवेंट बताए थे। उसी में से एक इवेंट ये वाला ही बताए थे, इंडिपेंडेंट इवेंट मैंने बता दिया था, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, वहाँ सब बता दिया था। बट आज कुछ अलग तरह से बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं आज। उसमें केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था वीडियो उसका प्रोबेबिलिटी का, तो वहाँ पर केवल उसका इंट्रोडक्शन था कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि अगर दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, ए का होना बी पर डिपेंड ना करे, द ऑक्योरेंस ऑफ ए डज नॉट इफेक्ट ऑन बी, यानी किसी भी एक इवेंट का होना दूसरे पर इफेक्ट ना डाले, तो वो इवेंट कौन से होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अब आज हम ये पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी बट आज क्वेश्चन भी लगाएंगे उसके, एक्सरसाइज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे आज, तो आपको क्लियर होगा इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या है। ठीक है, चलिए पहले अब अच्छा एक बात और समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में अगर यहाँ टू इवेंट एक साथ हुए तब तो फॉर्मूला ये आया, अगर दो से ज़्यादा इवेंट एक साथ हो तब क्या होगा, क्योंकि अब बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, तो 3 इवेंट भी एक साथ हुए तब उन्होंने बोला है कि आप तीनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालो, यानी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। क्वेश्चन में ऐसा भी आया है, एक क्वेश्चन कार्ड का दे रखा है एनसीईआरटी में कि कहते हैं शायद एक ऐसा क्वेश्चन कि क्वीन आती हैं, फर्स्ट 3 कॉइन निकालनी है आपको, कैसे 3 कॉइन कैसे निकालनी है आपको, सिमल्टेनियसली या फिर सक्सेसफुली, वो क्वेश्चन में लिखा होगा आपको जो भी होगा। तो आपको 1 बाय 1 क्वीन निकालनी होंगी, एक साथ निकालनी होंगी, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो अगर 3 इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो उस केस में हम के कैसे अप्लाई करेंगे, अगर 3 इवेंट एक साथ हो रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, मीन्स आपको निकालना हो पी, लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, इफ ई इंटरसेक्शन ई एफ एंड जी आर 3 इवेंट्स आपके पास एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, यानी आपको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तो इवेंट ई एफ जी आर ऑक्योर ऑल टुगेदर, तीनों इवेंट आपके एक साथ हुए, तो यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसमें पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले सेम कंडीशन, पहले मान लेते हैं इवेंट ई पहले हो चुका है, जैसे यहाँ माना था इवेंट ई पहले हो चुका है, ये मान लिया। अब एफ डिपेंड किस पे करेगा, ई पे डिपेंड करेगा, मतलब कंडीशन कैसे आएगी यहाँ पर, अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी जैसे यहाँ आई थी एफ अपॉन ई, पी एफ अपॉन ई डॉट। अब जी की निकालनी है, जी डिपेंड करेगा ई और एफ पर, कैसे आएगा, पी यहाँ आएगा आपका जी गिवन ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, जब 3 इवेंट एक साथ हों तो उनकी और आपको उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। इसी तरह से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 बनाए थे। पहले मैंने माना कि इवेंट ई पहले हो चुका है, फिर बाकी 2 बने। हम मान सकते हैं इवेंट एफ पहले हो चुका है, तब क्या होगा, फिर मान सकते हैं कि इवेंट जी पहले हो चुका है, तो फॉर्मूले बहुत सारे बन जाएंगे इस तरह से आपके। बट आप एक फॉर्मूला याद रखो, बल्कि कंडीशन याद रखो क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर इवेंट ई हो चुका है तो एफ डिपेंड करेगा ई पर, तो यहाँ पर एफ अपॉन ई आ जाएगा। और अब इसके बाद जब ई और एफ दोनों हो चुके हैं तो जी डिपेंड करेगा ई और एफ पर, बस ये याद रखो आप लोग। फॉर्मूले बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फॉर्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको बिना फॉर्मूले के भी हो जाएंगे। अब मैंने आपको जब वीडियो चैप्टर शुरू करा था ये, मतलब इसका मैंने आपको बेसिक बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो बोला था प्रोबेबिलिटी क्या होती है ऑन, मतलब प्रोबेबिलिटी केवल फॉर्मूले डिपेंड नहीं करती, इसके जो क्वेश्चंस करते हैं ना तो वो आपके रैंडमली हो जाते हैं। बस हम क्वेश्चन अगर ज़्यादा पढ़ते हैं ना, समझते हैं तो बिना क्वेश्चन इसके बिना भी हो जाएंगे, बट समझना फिर भी पड़ेगा कि ये सब हो क्या रहा है, फॉर्मूले क्यों दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूले कैसे बनाए ताकि जब क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले आप फॉर्मूला नोट करो वीडियो पॉज करके, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब स्टार्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे इवेंट्स जो एक डिपेंड ना करें एक दूसरे पर। ठीक है, तो सबसे पहले 2 इवेंट मान लो आप, एक इवेंट ई और एक इवेंट एफ।
तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन देखो ध्यान से। अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं, इफ़ ए एंड एफ आर 2 इवेंट्स, देन तो इवेंट ई का ऑक्योर होना इवेंट एफ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं ऑक्योरेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्योरेंस ऑफ इवेंट ई डज नॉट अफेक्टेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। मतलब इवेंट ई और एफ 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ हो रहे हैं, मतलब एक साथ होने का मतलब क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी इनकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इनकी क्या होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ। हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब मतलब क्या है इसका मतलब ये है जब इवेंट ई और एक साथ हो रहे हैं तो इवेंट ई का होना एफ पर डिपेंड ना करे। मतलब क्या लिखा होगा यहाँ पर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्योरेंस ऑफ इवेंट ई डज नॉट affected by does not affected by probability of occurrence of event F। ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी 2 इवेंट एक साथ होना है, अभी ई और फिर आप नज़र रखो चाहो तो ये ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 डज नॉट अफेक्टेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। मतलब फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेकंड इवेंट पर डिपेंड ना करे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, इवेंट आपको इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, इवेंट आपको इंडिपेंडेंट कब होंगे, यहाँ पर हम तो कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो ध्यान से समझना। सबसे पहले मान लो 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, वो 2 इवेंट एक साथ क्या हो सकते हैं, सोचते हैं, चले मान लेते हैं हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। अगर 2 कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड निकालने 2 तरीके होंगे, दो तरीके क्या होंगे, एक तो आप एक साथ निकाल दो या फिर आप क्या करो एक एक करके निकालो। मतलब एक एक करके निकालने मतलब सक्सेसफुली, या फिर आप कैसे निकालोगे, यहाँ निकालो आप एक साथ सिमिल्टेनियसली। क्लास माइंड डेथ में ये वर्ड बहुत देखा होगा, सिमिल्टेनियसली बहुत देखा होगा आपने ये वाला वर्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्ड है आप एक साथ निकाल रहे हो, यहाँ आप एक एक करके निकाल रहे हो। फिलहाल इंडिपेंडेंट इवेंट में इसका कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 2 इवेंट एक साथ हो, यहाँ तो दोनों कार्ड एक साथ निकाल लिया आपने, यहाँ एक एक करके निकाल रहे हो। अगर आपने कार्ड एक एक करके निकाले, यहाँ 2 तरीके होंगे आप निकालने के। मान लो आपने निकाला विद रिप्लेसमेंट और आपने निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इनका मतलब क्या है, अगर आपने क्या करा, कार्ड रिप्लेस करके निकाला, आपने कार्ड निकाला वापस रख दिया, कार्ड निकाला वापस रख दिया, या अब इसमें बिना रिप्लेसमेंट मतलब क्या होगा, कार्ड निकाल के वापस नहीं रखा। ध्यान रखना, कार्ड निकाल के वापस नहीं रखा आपने, कोई कार्ड निकाला वापस नहीं रखा, तो कार्ड निकाला वापस रखा ही नहीं, तो दूसरा कार्ड जो निकालेंगे वो क्या होगा, फर्स्ट कार्ड से इफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर हमने क्या करा, 2 कार्ड एक साथ निकाले तो ये हो गया कंडीशन। हमने कार्ड एक कार्ड निकाले, मान लो 1 कार्ड हमने निकाला, किसका, 1 कार्ड निकाला एस का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52। मान लो दूसरा कार्ड हमने फिर एस का निकाल लिया, अब ये इफेक्ट करेगा इसको, क्योंकि कार्ड हमारे हमने रिप्लेस नहीं, हमने क्या करा, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या हमने क्या करा, कार्ड निकाल के वापस नहीं रखा। तो क्या करना है, यहाँ बचेगा 3 एस 4 थे, 3 बचे, टोटल कार्ड कितने 52 थे, तो कितने बचे, 51 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला इवेंट है, कार्ड सेकंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड पर डिपेंड कर रही है, तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं हुए। इंडिपेंडेंट इवेंट कब होंगे, जब आप कार्ड को रिप्लेस ना करो। फर्स्ट कार्ड आपका एस है, सेकंड कार्ड भी आपका एस ही हो, बट आपने क्या करा, कार्ड को रिप्लेस कर दिया। जैसे आपने फर्स्ट कार्ड निकाला एस, दूसरा कार्ड भी आपका एस आ गया, क्योंकि आपने रिप्लेस नहीं करा, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम 4/52 और 4/52 आ गई, ये कंडीशन नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है कैसे निकाला। अगर कंडीशन होती है विद रिप्लेसमेंट, तो इवेंट आपके होंगे इंडिपेंडेंट, क्योंकि अब सेकंड कार्ड का निकालना इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब हमने क्या करा, रिप्लेस कर दिया कार्ड को, हमने क्या करा, कार्ड निकाला
वापस उसने मिला दिया, और अगला कार्ड क्या फिर से एस आए नहीं है, उससे मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है अभी एस से बिल्कुल। बट यहाँ पर क्या होगा, कार्ड हमारे 4 एस से अब एस कम हो गए, टोटल का 52 51 हो गए, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये पता है क्या, ये आपका है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझ में आ रहा है, नहीं ध्यान से समझो। अगर हमने क्या करा, कोई दो कार्ड में देखो, यहाँ 2 इवेंट लिख लेते हैं, चलो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 इवेंट एक साथ हुए, तो अगर हम सक्सेसफुली बात करें, 2 कंडीशन आएंगी, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट होता है तो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, अगर रिप्लेसमेंट के बिना होता है तब इवेंट कौन से होंगे, तो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इससे बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ कुछ नोट करना हो नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है, कैसे निकालते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो हम बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे प्रूफ करेंगे, ये कैसे वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन हमारे एक्सेस में ऐसे ही है, वेरीफाई करो इवेंट आपका इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो वह कैसे वेरीफाई करोगे आप, ध्यान से देखो, तो ये होगा पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई, ये इवेंट हमने मान लिया पहले हो चुका है, आपको एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी होती तो क्या लिखते, पी ई अपन एफ लिखते, बट यहाँ क्या आएगा, यहाँ सिंपल आपका पी एफ आ जाएगा, क्योंकि एफ का होना इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एफ का होना इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा होता तो क्या होता, ई अपन एफ आता। समझ में आ रहा है, अगर इवेंट एफ का होना ई पे डिपेंड कर रहा होता तो क्या होता, तो यहाँ एफ अपन ई आता, कितना आता है एफ अपन ई, बट अब सिर्फ पी एफ आएगा क्योंकि एफ का होना ई पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, आपका पता लगाने का इवेंटों के इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक है, ये तो 2 इवेंट के लिए हो गया, इवेंट अगर 3 हो तब क्या होगा, एफ ई एफ एंड जी आर 3 इवेंट्स, देन अब फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, बाकी लैंग्वेज आप समझ में आ गई होगी आपकी, मतलब कि तीनों इवेंट का होना एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। ठीक है, बहुत लंबे लैंग्वेज होगी, 3 के लिए, ऐसे 4 के लिए भी हो सकता है, ये 5 के लिए हो सकता है, कितने इवेंट के लिए बना सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है आपकी, या सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें 2 और 3 इवेंट के लिए होंगे, उससे ज़्यादा के लिए नहीं होंगे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ डॉट पी जी। तो ये ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला किसका होगा ये, अगर आपके 3 इवेंट आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तब। ठीक है, अच्छा इसी के बदले बात करें, अगर इवेंट आपका डिपेंडेंट हो तब क्या होगा, अगर इवेंट डिपेंडेंट हो तब क्या होगा, तो इवेंट ए का होना बी पे डिपेंड करेगा, मतलब इवेंट ई का होना एफ पे डिपेंड करेगा। यहाँ लिखा है मैंने डज नॉट इफेक्टेड, वहाँ पर इफेक्ट करेगा, तो इफेक्ट करेगा तो क्या कंडीशन क्या बनेगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ। तो ये ध्यान रखना है आपको कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा इवेंट आपको इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है एक्सरसाइज में, इससे क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, जितना भी आपको बताया है सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एक्सरसाइज नंबर 13.2 में यूज होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ओके, वीडियो पॉज करके सब नोट कर लो ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 13.2 का, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 3/5, बी की 1/5 फाइंड करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो जब इवेंट आपको इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, अब बताया था अभी आपको, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना, पी ए डॉट पी बी। ठीक है, तो पी ए कितना है आपका, पी ए कितना गिवन है 3/5 मल्टीप्लाई पी बी कितना गिवन है, पी बी गिवन है आपको 1/5, तो यह 3/25 हो गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आसान था। क्वेश्चन 2 पे आते हैं अब जो क्वेश्चन 2 एंड 3 मैंने नोट कर रखे हैं, इनकी लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझना, इसमें हर वर्ड को आप ध्यान से पकड़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक वर्ड्स को नहीं पकड़ोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे 2 और 3 आपको। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इनका आंसर बहुत छोटा सा आंसर है इनका, मतलब सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट समझ में जब आएगा जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ोगे। आपको ध्यान से समझना है कि इसमें इवेंट इंडिपेंडेंट है या फिर इसमें ये लगेगी मल्टीपल थ्योरम पर प्रोबेबिलिटी लगेगी, ये आपको ध्यान समझना है। चलिए, तो 2 कार्ड्स और ड्रॉन एट रैंडम, इसमें ये का 2 कार्ड निकाले गए, बट कैसा निकालेगा, सक्सेसिवली या फिर सिमिल्टेनियसली, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें। अब इसने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट,
इसका मतलब मैंने आपको किस कैटेगरी में लिखवाया था, ये सक्सेसफुली लिखवाया था। सक्सेसफुली दो तरह का होता है, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कार्ड को रिप्लेस नहीं करा गया, कार्ड निकाल के अपनी जेब में रख लिया, ठीक है, मतलब अपने घर ले जाना है कार्ड आपको, शायद ऐसा होगा, इसलिए आपने क्या करा, कार्ड निकाला अपनी जेब में रख लिया। अब जो सामने कार्ड रखे हैं वो कितने बचे, 51 बचे, कितने बचे 51, समझ में आ रहा है। आपने ये करा, आपके सामने 52 कार्ड रखे थे, आपसे कहा गया एक कार्ड इसमें चूज़ करो, आपने क्या करा, आपने एक बेईमानी करी, कार्ड निकाला अपनी जेब में रख लिया, उसे पता ही नहीं चला, ठीक है। तो वहाँ पर कार्ड कितने बचे, 51 कार्ड बचे। अब इसका मतलब ये होगा विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, हमें क्या करना है, 52 कार्ड में से एक कार्ड चूज़ करना है, फिर उससे क्या करना है, वापस हमें उसमें रखना, पैक में रखना नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक, बोथ कार्ड आर ब्लैक, दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, मतलब कौन सी प्रोबेबिलिटी, कौन सी वाली कंडीशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों नहीं लगाएंगे, मैंने आपको बताया था विदाउट में क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, विद में क्या लगाते हैं, इंडिपेंडेंट, याद रखना। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं, अगर विद रिप्लेसमेंट तो क्या लगाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट लगाते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट तब क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एंड क्वेश्चन में लिखा हो अगर विद रिप्लेसमेंट तब क्या लगाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ लेट कर लो, लेट कर लेते हैं, लेट इवेंट ई क्या होगा, इवेंट ई इज ड्रॉन फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, ठीक है, इवेंट ई बी, थोड़ा सा, ठीक है, इवेंट ई हमारा क्या है, फर्स्ट कार्ड ब्लैक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो गया, ये हो गया आपका कार्ड 26 कार्ड होते हैं टोटल, ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो कितनी होगी 26/52, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्या होगा, अब इवेंट ई पहले हो चुका है, अब कार्ड बी निकालना है, अगला कार्ड क्या होगा, अगला कार्ड कैसे निकालना है, बिना रिप्लेसमेंट के, मतलब अगर आपने ब्लैक कार्ड निकाल लिया, अब इसे रखना नहीं है आपको। अब कार्ड कितने बचे, कार्ड बचे अब 51, ब्लैक कार्ड कितने बचे अब, ब्लैक कार्ड बचे 25, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ, ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे आफ्टर विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस करे क्या करना, बिना रिप्लेस करने के बाद हमने क्या करा, बिना रिप्लेस करे हमने क्या करा, वन कार्ड और निकाला, वन ब्लैक कार्ड ड्रॉन। अब जब ब्लैक कार्ड निकालना है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब वो उसे क्या बोलेंगे, पी कितना यहाँ आएगा, पी एफ अपॉन ई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब वन कार्ड हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करना, क्या होगा, कार्ड कितने बचे, अब कार्ड बचे आपके टोटल 25, टोटल कार्ड कितने बचे, 51 बचे, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी पी एफ अपॉन ई की। अब हमें यहाँ पर यूज़ करनी है क्या, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसे लिखते हैं MTP लिख लेते हैं, आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। कहीं भी किसी बुक में NCERT किसी बुक में कई वर्ड लिखा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म कोई यूज़ नहीं करेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं आपको ये वर्ड यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखना। आपको इसका पूरा, आपको एग्जाम में जब भी यूज़ करोगे थ्योरम में पूरा नाम लिखोगे इसका, ठीक है। तो थ्योरम होती क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ अपॉन ई, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, 26/52 एंड 25/51, इसे काट लो, ये कट गया 1/2 टाइम, आंसर कितना आया इसका 25/51, टू कितने हो गए 102, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या था, इसमें क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर, क्वेश्चन 3 के लेंगे, थोड़े और टिपिकल है, अच्छे से समझ लो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन रीड कर लो, बाकी आपका NCERT बुक भी होगी उससे क्वेश्चन रीड कर लो, कहीं कुछ मिस्टेक हो बता देना। क्वेश्चन में तो ठीक नोट किया है मैंने, ये क्वेश्चन में है क्या, देखो एक बॉक्स है ऑरेंजेस का, उसे क्या करा गया, उसे इंस्पेक्ट करा जा रहा है, देखा जा रहा है उसे कि बॉक्स सही है नहीं सही है, बॉक्स नहीं, इसके अंदर जो ऑरेंज है उसे चेक करा जा रहा है, उस बॉक्स को अप्रूव करना है हमें। बॉक्स आपका अप्रूव कब होगा,
जब 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस राउंड विदाउट रिप्लेसमेंट, हमें क्या करना है, 3 ऑरेंजेस चेक करने हैं क्यों तीनों सही है नहीं सही है, रैंडमली एक एक करके, और उन्हें बॉक्स में रखना नहीं है। क्या पता जो हम बॉक्स में रख दें वापस वही हालत में आ जाए। हमने एक ऑरेंज निकाला, चेक करा, अच्छा है, अलग रख दिया। दूसरा निकाला, अच्छा है, अलग रख दिया। फिर एक और निकाला, उसे निकाल के अलग रख दिया। तीनों अगर अच्छे आ गए, 3 ऑरेंज, तो बॉक्स अप्रूव हो रहेगा बेचने के लिए। बॉक्स नहीं मतलब उसके अंदर ऑरेंज है वो हमारे अप्रूव हो रहेंगे बेचने के लिए। ठीक है, तो बॉक्स अप्रूव कब होगा, जब लगातार तीनों ऑरेंज कैसे आ रहे हैं, अच्छे निकाल आए, तब आपका बॉक्स अप्रूव हो जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें किस चीज़ की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखो इसमें लैंग्वेज समझो ध्यान, लैंग्वेज क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी आगे क्या लिखा है इन्हें, विल बी बॉक्स अप्रूव। बॉक्स क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा फॉर सेल। पीछे मैंने सब छोड़ क्यों दिया, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया, आपको लैंग्वेज समझ में आया इसकी। अब इस बॉक्स में क्या 15 ऑरेंज है, कितने ऑरेंज हैं, 15 ऑरेंजेस हैं। इसमें से इतने अच्छे हैं, इतने ख़राब हैं। ध्यान रखना, तीन खराब भी हैं, क्या पता फर्स्ट वाला ख़राब आ जाए। फर्स्ट ख़राब आएगा, वैसे हमारा बॉक्स रिजेक्ट हो जाएगा, बॉक्स में बेच नहीं सकते हम। मान लो फर्स्ट सही आ गया, सेकंड अच्छा आ गया और थर्ड वाला ख़राब आ जाए, तब बॉक्स नहीं बेच सकते आप। आपका फर्स्ट ठीक आ गया, सेकंड ख़राब है, थर्ड आपका अच्छा आ गया, नहीं बेच सकते। तीनों आपके अच्छे आने चाहिए, तब आपके पास अप्रूव होगा। ठीक है, तो यानी कि तीनों आपके जो इवेंट है डिपेंड करें एक दूसरे के ऊपर। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, हमें लगाना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और वैसे यहाँ पर एक वर्ड भी लिखा है, क्या वर्ड लिखा है इसमें, विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने बताया था विद रिप्लेसमेंट तो क्या लगाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर इसमें लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट तो क्या लगाते हैं, तब लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब अप्लाई कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ देखो टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, टोटल ऑरेंजेस कितने दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं 15। अच्छे ऑरेंजेस कितने हैं, गुड ऑरेंज, अच्छे ऑरेंजेस कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको 12। और खराब ऑरेंजेस कितने हैं, ये दे रखे हैं 3। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, इसमें ध्यान से देखना। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं लेट, 3 इवेंट हो रहे हैं इसमें। 3 इवेंट कैसे हो रहे हैं, देखो 3 ऑरेंज चेक करने हैं। लेट इवेंट ई बी द फर्स्ट ऑरेंज बी गुड। द फर्स्ट ऑरेंज गुड है, अच्छा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी कितना होगा, 12/15। इसके बाद में क्या होगा, आफ्टर विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको लैंग्वेज लिखने की एग्जाम में खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लैंग्वेज इसलिए लिख पा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन हो क्या रहा है। डायरेक्ट चीज़ें नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन को लैंग्वेज समझ के लैंग्वेज लिखो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपकी। ठीक है, एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं इससे आपको। तो आफ्टर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, सेकेंड ऑरेंज बी गुड, वो भी अच्छा है। तो सेकंड ऑरेंज निकालना है, तो फर्स्ट ऑरेंज निकाल के हमने रख दिया, तो टोटल कितने बचे, 14 बचे, ये बचे 11। कितना आएगा ये, 11/14। अब इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं, आफ्टर विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्टेड, अच्छा थर्ड ऑरेंज वे गुड। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, अच्छा मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, कैसे इसकी वो देखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे इसको P F/E, F/E कितना हो गया था ये 11/14। इसे कैसे लिखेंगे, P F, इसे लिखो G/E इंटरसेक्शन F, कितना आएगा ये 10/, अब ये बचे कितने 13। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो सबके, क्या यूज़ करना है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप कैसे, PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल टू P, कैसे लिखा था मैंने इसमें, पहले PE, ठीक है, इसके बाद डॉट PF/E डॉट PG/E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 12/15 मल्टीप्लाई 11/14
और 10/13, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो फिर भी सॉल्व करते हैं, कितना आएगा सॉल्व करोगे तो, ये आएगा आपको, इसे काट लो। चलो इसे इरेज करते हैं, यहाँ पर आप देख लो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, यहाँ देखते हैं। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12/15 और 11/14 इंटू 10/13। इसे 2 से काट लो, 2 6 3 से काट लो, 3 4 या 12, 3 5 15, 2 2 या 4, 2 7 या 14। अब कुछ कटेगा नहीं। अच्छा 5 से 10 काट दो, 5 2 10, नीचे कुछ नीचे हो गया 13 7 या 91, ऊपर कितना हो गया 4 और ये हो गया 44/91। नोट करो इन तीनों क्वेश्चंस को, कहीं अगर प्रॉब्लम हो डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ फेयर कॉइन एंड अ अनबेस्ड डाइस आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन और एक अनबेस्ड डाइस को क्या करा गया, टॉस करा गया। लेट ए बी द इवेंट, इवेंट ए क्या है आपका, हेड अपियर ऑन द कॉइन, कॉइन पे हेड आया, ठीक है। और इवेंट बी क्या है, 3 ऑन द डाइस, डाई पे 3 आया। चेक करना है इवेंट ए और बी आपका इंडिपेंडेंट है या नहीं है। पहले मैं बनाते हैं एस फॉर क्या होता है, सैम्पल स्पेस। कैसे बनेगा ये, जब एक कॉइन और एक डाइस एक साथ आपके फेंके गए, थ्रो करे गए, टॉस करे गए, जो भी है, तो क्या आएगा यहाँ पर, मान लो एच के साथ आपका 1 आ गया, एच के साथ 2 आ सकता है, 3 4 5 6, T1 T2 T3 T4 T5 और T6 ये आ सकता है। अब अच्छा इवेंट ए क्या बनेगा, इवेंट ए क्या दे रखा है इन्होंने, इवेंट ए क्या दे रखा है, इवेंट ए है आपका, इवेंट ए हेड अपियर ऑन डाइस ऑन कॉइन, हेड आना चाहिए कॉइन पर, तो यहाँ पर है हेड अपियर ऑन डाई। तो क्या आएगा इसमें, कौन कौन आएंगे, शुरू के 6 आ जाएंगे ये, तो क्या क्या आएगा ये, H1 H2 H3 H4 H5 H6। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पी ए कितना हो जाएगा, टोटल कितने इवेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये हो रहेगा 6/12। इसके बाद आपके पी बी निकालते हैं, इवेंट बी क्या है, 3 ऑन डाइस, 3 डाइस कहाँ पर आ रहा है, 3 इस पर आ रहा है और 3 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, इवेंट बी क्या आएगा, 3 ऑन द डाई, क्या होगा इसमें, H3 और T3। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी बी कितना आएगा, ये आएगा 2/12, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से चाहिए आपको इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फार्मूला आपको इंटरसेक्शन बी क्यों चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट का फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना, पी ए डॉट पी बी। आपको ये चेक करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या, अब दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन एलिमेंट क्या क्या आएंगे, ऐसे दोनों कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, H3, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, 1/12। चेक करो क्या पी एंड पी भी 1/12 आ रहा है, चेक करते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन, ये तो आ गया, पी इंटरसेक्शन भी आ गया, सही से लिखो इसे, ये आ गया आपका पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आ गया, 1/12। पी एंड पी भी कितना आएगा, चेक करते हैं, पी एंड पी ए कितना है, 6/12 मल्टीप्लाई पी बी कितना है, 2/12। सॉल्व कर लो इसको, ये कटेगा 1/2 टाइम 2 1 2 2 6 12, तो ये 1/12 आ गया। मीन्स क्या हुआ, देन पी ए इंटरसेक्शन बी है किसके बराबर है, पी ए इंटू पी बी के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो गया, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। क्लियर है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों है, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन है इनके मल्टीपल के बराबर है, इसलिए ये इवेंट कैसे होगा, इंडिपेंडेंट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। 5 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखो 5 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 5 क्वेश्चन है आपका, एक डाई है 1 to 3 पर रेड कलर हो रहा है और 4 और 6 पर हो रहा है ग्रीन कलर, ठीक है। तो इसमें एस क्या बनेगा, जब एक डाई एक ही है तो एस बनेगा 1 2 3 4 5 6,
ये ऐसा आ गया। अब इन्होंने बोला इवेंट ए क्या बोला है, नंबर इज इवन, नंबर इवन होना चाहिए। तो इवेंट ए क्या बनेगा, नंबर इज इवन। कौन कौन आएगा इसमें, 2, 4, 6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 3/6। इसके बाद में इवेंट बी क्या है, इवेंट बी है आपका नंबर इज रेड, नंबर आपका रेड कलर का है। रेड कलर में कौन कौन आएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3। पी भी कितना हो जाएगा, 3/6। इंटरसेक्शन में कौन कौन आएगा वो चेक करो, इसमें आएगा ओनली 2 दोनों में आ रहा है, तो कितना हो गया ये 2। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, पी इंटरसेक्शन भी कितना होगा, इसमें ओनली 1 नंबर आया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो 1/6 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पी ए इंटू पी बी, पी ए कितना है 3/6 मल्टीप्लाई पी बी कितना है 3/6, इसे काट लो, ये आ गया 1/2, ये 1/2 आ गया, तो ये आ गया कितना 1/4 आ रहा है। ये तो मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल है किसके, पी ए इंटू पी बी के। इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। नोट करो दोनों क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम है पूछिए, फिर हम क्वेश्चन 6 करते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ ई एंड बी आर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 3/10। आपको चेक, अच्छा इसमें आगे दे रखा है प्रोबेबिलिटी इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/5। चेक करना है इवेंट आपके इंडिपेंडेंट है या नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना, पी ई इंटू पी एफ आना चाहिए। अगर आ गया तो इवेंट आपका इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 1/5, पी कितना है 3/5, पी एफ कितना है 3/10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/5 इक्वल कितना 9/50। ये तो इक्वल है ही नहीं, क्या हुआ सेंस, क्या लिखेंगे इसमें, पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल कितना, पी ई इंटू पी एफ, देन ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें बोला है इवेंट ए दे रखा है आपका 1/2, यूनियन दे रखा है 3/5, इवेंट बी दे रखा है स्मॉल पी। फाइंड करना है पी, हमें कब फाइंड करना है, अगर आपके इवेंट कैसे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या इंडिपेंडेंट हो। अब मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी इसका, वैसे क्लास 11 में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, बट मैंने फिर भी जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी मैंने इसकी पूरा मैंने इंट्रोडक्शन लिया था क्लास 11 का, उसमें बताया था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, उसे देख लो। बाकी मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, अभी खाली इतना समझ लो, ऐसे इवेंट जिनका अब 2 इवेंट का इंटरसेक्शन क्या 5 हो, उन्हें क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बाकी अगर डिटेल में समझना है तो इसका फर्स्ट लेक्चर देख लो, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें मैंने क्या बताया है, ठीक है। सबसे पहले बात करना फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में इवेंट ए और बी कैसे हैं, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 5 होगा, या फिर इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी की वो कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। हमें यूनियन दे रखा है, एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन कितना दे रखा है आपको, यूनियन दे रखा है 3/5 इक्वल टू पी ए कितना दे रखा है 1/2 प्लस पी बी, अच्छा पी बी कितना दे रखा है स्मॉल पी, ये 0 हो गया क्योंकि इवेंट कैसे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पी निकालना है 1/2 प्लस का दे रहा है, कैसे हो जाएगा माइनस का, तो आपका स्मॉल पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल पी इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, इसके एल्सियम में आएगा कितना 10, ये हो गया कितना 6 माइनस 5, तो ये आपका 1/10 आ गया।
अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या था इसका? सेकंड पार्ट इसका दे रखा है इवेंट को इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है? एफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। कंडीशन क्या होगी इसकी? पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी के। अब पता लगाना है हमें कि इसमें ए स्मॉल पी कितना होगा। फिर फॉर्मूला लगा दो आप कौन सा? पी ए यूनियन बी इक्वल कितना? पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन कितना था? 3/5। पी ए कितना था? 1/2। पी बी कितना है? स्मॉल पी माइनस यहाँ पर पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या रहेगी? पी ए डॉट पी बी। ठीक है, सॉल्व करो। प्लस का 1/2 इधर का माइनस का रहेगा इक्वल टू पी माइनस पी ए कितना है? 1/2। पी बी कितना है? पी बी कितना आएगा आपका? पी स्मॉल पी। सॉल्व कर लो इसके एलसीएम लेकर के। यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा? इसको सॉल्व करा था मैंने, माइनस करा था इसको यहाँ पर भाई कितना 1/10 आ गया था, तो ये 1/10 हो गया। ठीक है, ये कितना बचा? एलसीएम लोगे पी में से पी अपॉन माइनस करो, कितना बचेगा? p/2 बचा। 2 से काट दो 10 को, कितना आ गया? 1/5। तो स्मॉल पी के लिए 1/5 हो गई अगर आपके इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं तो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पहले इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में आपको क्या दे रखा है? पी ए दे रखा है इन्होंने कितना? 0.3। पी बी कितना दे रखा है? 0.4। फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए गिवन बी, पी बी गिवन ए। ठीक है, पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ऑफ गिवन ए। ध्यान है क्या था ये? कंडीशन प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एक्सरसाइज याद होगा। चलिए फिलहाल सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। जब इवेंट इंडिपेंडेंट है तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना होगा? पी ए डॉट पी बी। ठीक है, तो पी ए डॉट पी बी, पी ए कितना है हमारा? पी ए कितना है ढूंढो? 0.3। पी बी कितना है? 0.4। मल्टीप्लाई कर लो इसके, कितना आएगा? ये आएगा 3 4 12। ये आ गया आपका 0.12। ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट को यूनियन निकालना है। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का कैसे निकलेगा? पी ए यूनियन बी इक्वल कितना? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना दे रखा है आपका? 0.3, पी बी 0.7 माइनस 0.4 माइनस कितना? 0.12। यह कितना हो गया? 0.70। 3 4 7, तो इसे ऐसे लिख लो आप 0.70 माइनस कितना? 0.12। माइनस को कितने बचे? 0 में से 2 गए 8, यहाँ बचा कितना? 6 में से 1 गया 4, ये बचा 0.48। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट के लिए इसे मैं रेस कर देता हूँ ताकि आपने शायद नोट कर लिया होगा ये, और नहीं करा हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट रह गया है अभी। इसमें हमें निकालना है पी बी गिवन ए और पी बी ए गिवन बी। कैसे निकालोगे? सबसे पहले निकालते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा क्या फाइंड करना है? पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी। फॉर्मूला याद करो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, इंटरसेक्शन अपॉन कितना? पी बी। ठीक है, तो क्या होगा? इंटरसेक्शन कितना है हमारा? 0.12। पी बी कितना है? पी बी ढूंढो 0.4। तो यहाँ क्या करोगे? 0.4 है, 0 बढ़ा लो अपने पास से, क्योंकि पॉइंट के नंबर सेम होने चाहिए तब काटते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, 4 से काट लो, 4 3 जा 4 10 जा, तो ये 3/10 आ गया। थर्ड पार्ट का आंसर ये हो गया। फोर्थ पार्ट हमें निकालना है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन ए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना? पी ए। ये हो गया कितना? 0.12 अपॉन पी ए कितना हो गया? 0.3। यहाँ पे 0 बढ़ा लो,
इसे काट लो 3 से, 3 4 या 12, 3 10 30, ठीक है। इससे फिर काट लो 2 से, 2 2 जा तो 5 जा, तो कितना हो गया 2/5 आ गया। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हुआ। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इसके बाद देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन है, इफ इवेंट ए एंड बी आर टू इवेंट सच डैट पी ए 1/4, पी बी कितना है 1/2, इंटरसेक्शन इनका दे रखा है 1/8, फाइंड करना होगा पी नॉट ए नॉट बी। और नॉट ए नॉट बी क्या होता है आपको बताया था मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में। नॉट ए नॉट बी का मतलब क्या होता है आपको फाइंड करना है इसमें पी ए डैश, और एंड मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन बी डैश, आपको ये फाइंड करना है, ठीक। अभी कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला बताया था इसका क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मैंने कहा डिमांड फॉर्मूला यूज़ कर लो। डिमांड फॉर्मूला यूज़ करके आपका फॉर्मूला इसका क्या आया था, कुछ याद होगा आपको? ये आया था हमारा 1, पहले हमने क्या करा कन्वर्ट करा इसको डिमांड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पी ए यूनियन बी का होल डैश, इसे ऐसे कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद में इसको यहाँ पे ये कौन सा इवेंट हो गया, ये हो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई है। इसे लिख लो 1 माइनस कितना पी ए यूनियन बी। हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारे यूनियन तो हमें हमारे इंटरसेक्शन दे रखा है, ए और बी दे रखे हैं, तो कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो आपको बता रखा है, पी ए प्लस पी बी माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज आपके पास दे रखी है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज रखो क्या क्या दे रखी है, 1 माइनस पी ए कितना दे रखा है 1/4, पी बी कितना है 1/2, इंटरसेक्शन कितना है 1/8, रखो वैल्यूज। तो 1/4 1/2 और 1/8 इनका एल्सियम ले लो। 4 2 और 8 का एल्सियम कितना 8 आ जाएगा। अब 4 के डेल में 8 कितने बार आता है 2 टाइम आता है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ऐसे ही आ गया, प्लस 2 के डेल में 8 कितने 4 बार आता है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया। यहाँ -1 कितना हो गया 1 माइनस कितना बचा 4 और 2 6 में से बन गए 5/8। अब इसे माइनस कर लो एल्सियम लेकर के इसका एल्सियम कितना 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस 5 ये बचा 3/5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है आपका, इवेंट ए और बी आर टू इवेंट सच डैट पी ए 1/2, पी बी 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी। ध्यान देना यहाँ पर नॉट ए के बाद एंड था, यहाँ नॉट ए के बाद क्या दे रखा है, यहाँ और दे रखा है, ठीक है। आपको पता लगाना है कि इवेंट का इंडिपेंडेंट है या नहीं है। कैसे पता लगाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास इंटरसेक्शन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, पी ए डॉट पी बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होना चाहिए, तब हमारे इवेंट कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। पहले इंटरसेक्शन निकालो इसकी हेल्प से, फिर आगे बात करते हैं। इंटरसेक्शन कैसे आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है पी नॉट ए और नॉट बी, इसे कैसे लिखेंगे, नॉट ए मतलब ए डैश और का मतलब यूनियन डैश। अब नॉट ए नॉट बी मतलब अब यहाँ पर फिर डिमांड लगा दो, कैसे लगाएंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला किसका, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये लगा देते हैं। अब आपके पास क्या, अब आपके पास इंटरसेक्शन आपके पास है, ये आपका इंटरसेक्शन आपके पास है क्या, देखो आई थिंक इंटरसेक्शन आपके पास है नहीं, तो कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन, यहाँ फॉर्मूला लगा दो। इंटरसेक्शन का क्या होता है 1 माइनस, अच्छा ये लेकिन एक बात है, अब एक काम करो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1/4 दे रखी है, यहाँ 1/4 रख दो, 1/4 इक्वल टू, ये एक काम करते हैं आप, ये माइनस का इधर ले प्लस का हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये प्लस का है माइनस का 1/4 हो गया। इसका एल्सियम ले लो कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 4 1 -1 तो 3/4 आ गया, तो इंटरसेक्शन तो ये आ गया। चेक करते हैं कि पी और पी भी इनके मल्टीप्लाई करने पे भी इतना ही आएगा, पी ए पी भी निकालते हैं, तो पी ए डॉट पी भी निकालते हैं,
कितना आ रहा है, पी ए कितना है 1/2, पी बी 7/12, ये हो गया 7/24। तो हमने क्या देखा, पी ए डॉट पी बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिख दोगे आप ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। कहीं आप कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके नोट कर लो इन्हें। फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है। 11 क्वेश्चन है, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट हैं। तो कंडीशन आपको प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, पी ए की प्रोबेबिलिटी है कितनी 0.3, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.6। फाइंड करना है आपको पी ए एंड बी, एंड मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, पी ए एंड नॉट बी, ठीक है, नॉट बी मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, और मतलब क्या होता है यूनियन, यहाँ यूनियन निकालना है आपको। और नाइदर एंड नॉर बी का मतलब पता है, नाइदर एंड नॉर बी मतलब ए डैश यूनियन बी डैश, नाइदर एंड नॉर बी। ठीक है, चलो सब निकालते हैं क्या करके। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पी ए एंड बी मतलब क्या होगा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन ने बोला इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी, पी ए इंटू पी बी, ये रहेगा इक्वल टू कितना, पी ए इंटू पी बी। मल्टीप्लाई कर दो इसकी 0.3 इंटू 0.6 कितना हो गया, 6 3 18, यह हो गया 0.18। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पी ए एंड नॉट बी। सेकंड पार्ट है इसका, पी ए एंड नॉट बी। क्या होगा इसमें, पी ए तो ऐसे ही रहेगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी मतलब बी डैश। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में, इसके फर्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के क्या बताया था आपको, पी ए माइनस कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए कितना है, पी ए कितना दे रखा है 0.3 माइनस 0.18, इसे माइनस करना है आपको। माइनस कैसे करोगे, जीरो बढ़ा लो यहाँ पर, इसे माइनस कर दो। 30 में से 18 है 12 बचे, यानी 0.12 आ गया ये। और थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है पी ए और बी, और मतलब क्या होता है, और मतलब यूनियन, और मतलब क्या होता है यूनियन। यूनियन कैसे निकालेंगे, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए पी बी कितने कितने हैं, 0.3 और 0.6। इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन आपका है 0.18, इन्हें प्लस कर लो, 6 से 3 कितने होगा 9, यानी 0.90 माइनस कितना 0.18, इन्हें माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, ये बचा आपका 0.72। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर और फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है इसका आपका, हमें निकालना है इसमें पी नाइदर ए नॉर बी। कैसे लिखते हैं इसको, पी ए डैश यूनियन बी डैश। क्या लगाएंगे इसमें, डिमॉर्गन लॉ। क्या कहते हैं डिमॉर्गन लॉ में, ए यूनियन का क्या रहेगा इंटरसेक्शन, इसका डैश। ठीक है, निकालेंगे कैसे अभी ये, इसको लिखो 1 माइनस कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कितना है आपका, इंटरसेक्शन कितना है ढूंढो, 0.18। सॉल्व कर लो यहाँ पर, 0.18 माइनस कर दो इसमें से, तो 1 में से 0.18 माइनस कैसे करोगे, 1.00 0.18 कितना बचा है 2, 9 में से 1 का 8 बचा है, ये बचा है 0.82 0.82। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्वेश्चन क्या है, डाई टॉस थ्राइस, ये डाई 3 बार फेंका गया।
अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तीनों में से कम एक बार ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपको क्या होगी। कैसे बताएंगे? हम एक काम करते हैं, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा, एक ऐसा नंबर, मतलब आप क्या करो, जैसे ऑड नंबर आ रहा हो वो निकालना है एटलीस्ट वन में। यानी एटलीस्ट वन मतलब ऑड नंबर एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है। ठीक है, तो 3 बार टेस्ट थ्रो करा गया। ध्यान देना कैसे कंडीशन अप्लाई होंगी। सबसे पहले आप इसमें लिख दो, कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे लेट द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये रहेगी पी ए मान लेते हैं, या ऐसे लिख देते हैं इवेंट ए, क्या होगा 1 3 5। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, पी ए कितना होगा 3/6 यानी 1/2। तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की हो गई। अब हमें चाहिए इसमें एटलीस्ट वन, यानी ऑड नंबर एक बार भी आ सकता है, 2 बार 3 बार आ सकता है। ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें, फिर कैसे इसको किस तरह सॉल्व करें, फिर ध्यान देना सॉल्व कैसे करेंगे इसको। हम एक काम करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तीनों बार इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि 3 बार इवन नंबर आ गया हो, उससे क्या करना 1 में से माइनस कर देना, तो वो प्रोबेबिलिटी बचेगी जो हमारा एटलीस्ट 1 बार ऑड नंबर आया होगा। वैसा क्यों, एटलीस्ट 1 में एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, कम से कम एक बार ऑड नंबर आ जाए, या 2 बार ऑड नंबर आए, 3 बार ऑड नंबर आ जाए, बट 0 बार ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। तो 0 बार ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, इवन नंबर आना। तो क्या करेंगे हम, इवन नंबर वाले इवेंट को 1 में से माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, ऑड नंबर की आएगी। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। तो यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वंस गेटिंग ऑड नंबर, क्या होगा ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर या गेटिंग इवन नंबर। तो क्या होगा ये 1 माइनस 1/2 फर्स्ट वाले पर आ गया इवन नंबर, सेकंड पे भी इवन, थर्ड पे भी, तीनों पे इवन नंबर आ गया। ये कंडीशन है जहाँ पर ऑड नंबर आया ही नहीं। तो क्या बनेगा इसमें 1 माइनस 1/8, माइनस कर लोगे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको कितना 7/8। ठीक है, सॉल्व करो इसको, नोट करिए, कहीं को डाउट है पूछ लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। जल्दी से करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 11 जो था आपका 11 क्वेश्चन का 4th पार्ट में इसमें बोला नाइदर है नॉर बी, ना तो ए आए ना बी आए, ना तो ए आए ना बी आए। तो ए इंटरसेक्शन बी का हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन नहीं लेंगे। यहाँ पर ए डैश बी डैश का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा यूनियन। ठीक है, अब यहाँ यूनियन हमारा कितना आया था अभी, ये आया था 0.72। इसे माइनस करोगे कितना बचेगा, 1 में से 0.72 माइनस करोगे कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा 0.72, यहाँ बचा 8, 9 में 7 का 2 बचे, 0.28 आ गया ये। ठीक है, ये आंसर माना, ये आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, चलो अब नोट करो इसको, इन क्वेश्चंस को। इसके बाद है 13 क्वेश्चन है आपका। इसमें 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जब विद रिप्लेसमेंट होता है क्या होते हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट तब क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस टाइम क्या लगेगा यहाँ पर, यहाँ लगेगा अब इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो अब क्या लगाते, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें देखा विद रिप्लेसमेंट, अब क्या लगाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। ध्यान देना कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इसमें बोला है 10 बॉल ब्लैक बॉल और 8 रेड बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ब्लैक और रेड की बतानी होगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कितनी 2 बॉल्स निकाले गई हैं, और रिप्लेसमेंट मतलब कैसे निकाल, सक्सेसफुल निकाली होंगी। अगर एक साथ निकालते तब क्या होता, तो हम ऐसे लिखते हैं टोटल बॉल्स कितनी है इसमें, 18 है, 18C2 ऊपर कितना आता, जैसे मान लो 10 रेड बॉल आती, रेड बॉल कितनी, ब्लैक बॉल 8 10 है तो 10C2, और ब्लैक बॉल के लिए 8C2 और 18C2। देखिए एक साथ ही निकाली है, इन्होंने निकाला है 1 by 1, सक्सेसफुली निकाली है। तो एक काम करेंगे,
ऐसा निकाल करके सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक हो या रेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल बॉल्स कितनी है या ब्लैक बॉल्स कितनी है, कितनी है 10, रेड बॉल्स कितनी है 8, टोटल बॉल्स कितनी है 18। अब यहाँ क्या करो, प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब ब्लैक बॉल कितनी होगी 10/18, ये हो गई। इसके बाद में यहाँ निकाल लो प्रोबेबिलिटी, सॉल्व कर लो इसको चाहो तो 5/9 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अब रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल कितने दे रखे हैं चेक करो, इसमें 8, कितना हो जाएगा ये 8/18, ये हो गया 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये आ गया 4/9। अब फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट आपका है बोथ बॉल्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल रेड होने चाहिए। तो क्या होगा, फर्स्ट बॉल भी रेड होगी यानी पी रेड डॉट सेकंड बॉल क्या होगी रेड, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है विद रिप्लेसमेंट क्या लगा रहे हैं इंडिपेंडेंट एलिमेंट। बोथ मतलब क्या हो गया इंटरसेक्शन, इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, किसके लिए इंडिपेंडेंट एलिमेंट के लिए। तो रेड बॉल्स कितनी होगा 4/9 इंटू 4/9, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 16/81। अब आ रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पर, इसने बोला है इसने फर्स्ट बॉल ब्लैक हो सेकंड बॉल रेड हो, तब क्या होगा देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज, फर्स्ट बॉल कैसी है ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो क्या लिखना है ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल ब्लैक होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की डॉट, डॉट क्यों लगाया मतलब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंड मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन, इंडिपेंडेंट एलिमेंट क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/9, रेड बॉल की 4/9, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 5 20/81। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट की बात करो, थर्ड पार्ट में क्या बोला है इसने, थर्ड में बोला है इसने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी उनमें से कोई भी ब्लैक हो कोई भी रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। पहले मान लेते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल कैसी हो, फर्स्ट बॉल ब्लैक हो डॉट, और अदर बॉल कैसी हो सेकंड बॉल कैसी हो, सेकंड बॉल कैसी हो रेड हो, प्लस अब मान लेते हैं इसमें फर्स्ट बॉल कैसी हो, फर्स्ट बॉल रेड हो डॉट, और सेकंड बॉल कैसी हो ये रेड हो। सॉल्व करो क्या आएगा, तो फर्स्ट बॉल ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/9 मल्टीप्लाई सेकंड बॉल रेड 4/9 प्लस यहाँ पर कितना 4/9 और मल्टीप्लाई 5/9। सॉल्व कर लो इसको 20/81 प्लस 20/81 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 40/81, 40/81 नोट करो इनके और एक आंसर चेक कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक है। और इसमें नोट कर लो ये स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, देखिए क्वेश्चन 14 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए और बी के थ्रू क्या गया, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3।
अब बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों जने प्रॉब्लम सॉल्व करना ही चाहते हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं करने की इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व ए प्रॉब्लम, कम से कम एक जना प्रॉब्लम सॉल्व कर, मतलब कम से कम नहीं, वो जब होता है एटलीस्ट होता है, मतलब एक जना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, ये नहीं पता कौन करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको क्या दे रखा है, पी ए दे रखा है, कितना 1/2, पी बी कितना दे रखा है 1/3। एक काम करते हैं, पी ए डैश निकाल लेते हैं, क्या जब पी ए डैश प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, पी ए डैश कैसे निकालेंगे, कितना आएगा ये, पी ए डैश कितना आएगा 1 माइनस पी ए, यानी कितना हो गया 1 माइनस 1/2, ये 1/2 आ गया। ऐसे पी बी डैश निकाल लो, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1 माइनस पी बी मीन्स 1 माइनस 1/3, ये 2/3 आ जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम सॉल्व ये लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, या तो दोनों कर लें या कोई एक कर ले। ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ध्यान देना, ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, बी से नहीं हुई, अब प्लस अब ए ने नहीं करी, बी ने कर ली, प्लस दोनों ने कर ली सॉल्व, कितना आएगा पी ए पी बी। अब पी ए कितना है, ए का सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 आ जाएगा। अब बी का सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, प्लस ए का सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, अब बी के करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, प्लस दोनों कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/2 और 1/3, तो ये 1/2 और 1/3 सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 2/6, 1/6 प्लस कितना 1/6, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, 2, 1, 1, कितना हो गया ये 4/6, ठीक है। इसे काट लो, ये आपको 2/3 आ गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया इसका। ये क्लियर है, नोट करिए इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। देखिए सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, एग्जैक्टली वन ऑफ देम प्रॉब्लम सॉल्व, कोई कम से कम एक जना प्रॉब्लम, मतलब एक जना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, या तो ए या फिर बी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो ए ने सॉल्व कर ली, बी ने नहीं करी, प्लस अब ए ने नहीं करी, बी ने कर ली। अब ये जो मैंने थर्ड केस लिखा दोनों ने कर ली, वो नहीं आएगा, इसमें लिखा एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एक जना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दोनों नहीं करेंगे अब, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन से भी बनेगी। अब पी ए कितना था हमारा 1/2, पी बी डैश कितना है 2/3, प्लस पी ए डैश कितना है 1/2, पी बी कितना है, पी बी आपका 1/3, सॉल्व करो 2/6 प्लस 1/6, एलसीएम इसका कितना आ गया 6 आ गया, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3/6 मीन्स ही 1/2 आ गया। नोट करिए इसे, फिर इसका क्वेश्चन 15 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15, इसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन ने बोला है इसमें, वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स, इसमें से 1 कार्ड चूज करा गया। इसके कई केसेस मैंने इवेंट ई और इवेंट एफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका द कार्ड ड्रॉन इज स्पैड, इवेंट फर्स्ट पार्ट में जो कार्ड है वो कैसा स्पैड का होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, चलिए। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको, इवेंट ही कैसा होना चाहिए स्पैड। फर्स्ट पार्ट में फिर स्पैड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, स्पैड कितने होते हैं 13, अब स्पैड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13 स्पैड होते हैं, 13/52। अब एफ इवेंट क्या है, एस होना चाहिए, एस कितने होते हैं 4 एस होते हैं कार्ड्स में, तो 4/52
52। अब इस पैड में और एस में कॉमन कार्ड क्या होगा, एक कार्ड एक एस दोनों में कॉमन होगा। इस पैड में और 4 एस में 1 एस कॉमन होगा, क्योंकि इस पैड में कितने एस होते हैं, 1 एस होते हैं, टोटल 4 एस होते हैं। तो एस क्या हो गया, कॉमन हो गया। वो कितने एस कॉमन हुए, 1 एस कॉमन हुए। तब क्या आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, 1/52। चेक करते हैं कि इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट है या नहीं। इससे पहले काट लो, आसान, थोड़ा आसान बना लो इसको। ये आ गया कितना आपका, 1/4। इसे काट लो, ये आ गया 1/13। तो पी ई डॉट पी एफ कितना आएगा, 1/4 इंटू 1/13, 1/52 आ गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने यहाँ देखा कि पी ई इंटरसेक्शन पी एफ किसके इक्वल आ गया, पी ई डॉट पी एफ के। देन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आपको चेक करना था इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है इसका, इसमें बोला है कि कार्ड कैसा, ब्लैक कार्ड होना चाहिए या फिर एफ में क्या दे रहा है, कार्ड किंग होना चाहिए। अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26। तो इवेंट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इवेंट ई की 26/52 मीन्स कितना हो गया, 1/2। अब इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो चेक करो। कार्ड कैसा हो, किंग हो। अब किंग कितने होते हैं, 4/52 मीन्स कितना हो गया, 1/13। 4 × 4 4 × 4 4 12। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होगा, कितने कार्ड कॉमन आएंगे इसमें वो चेक करो। इंटरसेक्शन में ब्लैक कार्ड में किंग कितने होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं, 2 रेड किंग होते हैं। तो ब्लैक किंग आपके 2 कॉमन आ गए, 2/52 मीन्स कितना हो गया, 1/26। 2 1 2 और 26 टाइम कट गए। अब चेक करते हैं पी ई डॉट पी एफ कितना आता है, 1/2 1/13, 1/2 इंटू 1/13, तो ये 1/26 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या देगा, दोनों सेम आ गए। क्या हुआ, पी ई इंटरसेक्शन पी एफ इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ मीन्स क्या हुआ, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए लास्ट थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन ने क्या बोला है, कार्ड कैसा हो, किंग और क्वीन, या तो किंग हो या क्वीन हो। किंग और क्वीन और मतलब सबको ऐड कर दो, 4 किंग 4 क्वीन कितने हो गए, 8। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी होगी, 8/52। इसे 4 से काट लो, 4 2 8, 4 1 4 4 3 12, 2/13। अब इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इवेंट एफ क्या है, क्वीन हो या जैक हो। क्वीन कितनी होती है, 4 होती हैं, जैक भी कितने होते हैं, 4। तो कितना हो गया, 8/52। तो ये भी कितना हो गया, 8/52 मीन्स 2/13। अब चेक करो इनका इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन पी एफ। अब ध्यान से दोनों कॉमन क्या है, क्वीन दोनों कॉमन है, क्वीन दोनों कॉमन है। क्वीन कितनी होती है, 4/52 मीन्स 1/13। अब चेक करो पी ई डॉट पी एफ कितना आ रहा है, 2/13 2/13। मल्टीप्लाई कर लो इसकी, कितना आएगा, ये आएगा 4/169। दोनों सेम नहीं आ रहा है, ये कितना है 4/169, ये कितना है 1/13। क्या लिखोगे इसमें, पी ई इंटरसेक्शन पी एफ नॉट इक्वल टू पी डॉट पी एफ, देन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट आर नॉट, क्योंकि ये दोनों नॉट इक्वल आए ना, आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 15 फिनिश हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन 16 की। इसे नोट करिए स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला है, इसने एक हॉस्टल में 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% ऐसे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी। तो आपको सबसे पहले क्या करो, इसमें प्रोबेबिलिटी इनकी कैसे लिखोगे,
हम लिखते हैं PH, प्रोबेबिलिटी ऑफ उन बच्चों को जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं? 60%। पर प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था परसेंटेज में भी होती है, बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मीन्स ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, इनकी तीनों प्रोबेबिलिटी दे रखी है। 60% मतलब कितना हो गया? 60/100। 60% मीन्स 60/100, ठीक है। यानी अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना, ये काट दो, 2 3 6 2 10। इसके बाद में इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये है 40%। 40% मीन्स कितना हो गया? 40/100। ये कैंसिल होगा, 2 2 4 2 5 10। इसके बाद में अब इनका दोनों बोथ मतलब इंटरसेक्शन दे रखा है, तो PH इंटरसेक्शन E कितना है? 20%। मीन्स कितना हो गया? 20/100, तो 1/5 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश बताया था भाई। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है PE डैश और E डैश और क्या? इंटरसेक्शन H डैश, ये निकालना है। डिमांड कॉलम लगा दो, PE यूनियन H का होल डैश। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? 1 माइनस कितना? PE यूनियन H। फॉर्मूला क्या होता है यूनियन का? बताया था आपको, PE प्लस PH माइनस PE इंटरसेक्शन H। सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो यहाँ पर सारी। 1 माइनस PE कितना है? 3/5 सॉरी 2/5 प्लस PH कितना है? 3/5 माइनस इंटरसेक्शन कितना दे रखा है? 1/5। 1 ऐसे ही रहेगा, इनका तीनों का एलसीएम कितना? 5 आ जाएगा। 2 3 1, 2 और 3 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4/5। 1 माइनस 4/5, इसका माइनस कर ले, बचेगा 1/5। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं सेकंड थर्ड पार्ट के, इसे नोट करो, फिर सेकंड थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसका सेकंड पार्ट है आपका, देखिए सेकंड पार्ट क्या है? शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अगर कोई बच्चा इंग्लिश न्यूज़ पढ़ रहा है, मतलब गिवन है वह इंग्लिश न्यूज़ पढ़ रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपको याद आ रहा होगा 13.1 एक्सरसाइज, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या बोलेंगे इसे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट H पहले हो चुका है और हमें E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? E गिवन H, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या आएगा? PE इंटरसेक्शन H अपॉन में कितना? PH। इनका इंटरसेक्शन कितना है? 1/5, ये 1/5 आ गया। अपॉन में PH कितना है? 3/5 आ जाएगा। ये कैंसिल करा तो ये 1/3 आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है? इसका बिल्कुल अपोजिट सेकंड का। इसमें बोला है शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अब इंग्लिश की दे रखी है, प्रोबेबिलिटी पहले से, इंग्लिश इवेंट पहले हो चुका है, हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मीन्स क्या होगा? आपको निकालना है इसमें PH गिवन E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H अपॉन कितना? PE। वैल्यू पुट करो यहाँ पर। इंटरसेक्शन कितना है? 1/5। PE कितना है? PE कितना? 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 18, दोनों MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हें सॉल्व करते हैं, उनका आंसर क्या क्या आने वाले हैं देखते हैं। इन्हें नोट करिए पहले। देखिए आपका जो क्वेश्चन 17 है और 18 है MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन 17 में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। अब ये क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं कि इस वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड है या आपका 13.1 से रिलेटेड है। अब ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के, सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, आपका एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करा गया, तो दोनों डाइस पर कैसा नंबर आना चाहिए? इवन प्राइम आना चाहिए। दोनों डाइस पर इवन प्राइम नंबर क्या आंसर होता है? 2 होता है। दोनों पर 2,2 आना चाहिए, दोनों पर 2 आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन से 1 टाइम होती है,
और टोटल इवेंट कितने होते हैं 36। मतलब इसमें एन ई कितना है आपका, एन ई कितना हो गया, मतलब इवेंट ई कितना हो गया, पहले इवेंट ई लिखते हैं फिर एन ई लिखते हैं। इवेंट ई में क्या आएगा, एन इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो अब इसमें है क्या, ई में क्या आया आपका 2, 2, ठीक है। अब एन ई में कितने एलिमेंट होंगे, एन ई में कितने एलिमेंट होंगे, ओनली 1। एन एस में कितने एलिमेंट होते हैं 36। जब डाइस के बाद रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी ई कितना हो गया, एन ई अपॉन एन एस 1/36। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अगर टू इवेंट आपके इंडिपेंडेंट हैं तो क्या कंडीशन होंगी, अगर तो ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जब इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन भी कितना होता है 5 होता है, 0 होता है। जबकि इंडिपेंडेंट में क्या होता है, पी एंड पी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया, बी सही हो सकता है, बी को हम चेक करेंगे, बी सही हो सकता है अभी, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी, पी और बी बराबर होते ही नहीं है इंडिपेंडेंट में, ये भी गलत हो गया। और पी ए प्लस सी भी का 1 नहीं होता इसमें भी, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब है बाय एलिमिनेशन ऑप्शन ए सी डी तो गलत होगा, बी ही सही होना चाहिए। अब सही कैसे होना चाहिए इसे चेक कर सकते हो आप, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है। जैसे हम सॉल्व करते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सॉल्व कर लो, कितना आएगा आपका ये, इसको सॉल्व करो। 1 की करी 1 से 1 की करी पी ए से कितना हो गया पी ए। वैसे अगर मल्टीप्लाई अगर ऐसे करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। हमने देखा था इसको पी ए डैश इंटरसेक्शन पी ए, इसे कैसे खोलते हैं इसको, ये क्या होता है डिवाना कॉलम से खोलता है, याद है डिवाना कॉलम से खोलते हैं इसको। ये कितना होता है, ये होता है आपका पी ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या होगा, इसे लिखेंगे 1 माइनस कितना पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हो आप, इससे क्या लिखोगे 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी, कुछ ऐसे आ जाएगा ये। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो 1 माइनस पी ए माइनस पी बी। अब जब इवेंट इंडिपेंडेंट है आपके तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप पी ए डॉट पी बी। माइनस प्लस क्या हो गया ये, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से तो ये ऐसे रहेगा 1 माइनस पी ए, यहाँ से पी बी कॉमन ले लो, तो ये बचा कितना 1 माइनस पी ए, दोनों सेम आ गए, तो 1 माइनस पी ए, यहाँ कितना बचा, यहाँ से ही कॉमन लिया 1 बचा, यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस पी बी। तो ये सॉल्व होकर आ गया, यानी ऑप्शन है बी सही है इसका आपका, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट करिए अपनी, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में करोगे आप वेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी के क्या होते हैं ये समझेंगे हम। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।